हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। संस्कृत में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रही थी। इसी सीरीज़ में आज मैं आपका 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जुड़ जाइए। साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस आप सभी को मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन? घोटक शब्द का अर्थ है बिल्ली, गाय, घोड़ा या फिर हाथी। घोटक का मतलब क्या होता है? तो घोटका आपने सुना होगा, घोटक का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े की संस्कृत अश्वः भी होती है। संस्कृत में आप जब लिखेंगे तो आप इसमें विसर्ग लगा देना, और जब आप हिंदी में अगर इनके समानार्थी या पर्यायवाची लिख रहे हो तो वहाँ विसर्ग हटा देना। बिल्ली की होती है मार्जारः, गाय की धेनु, और हाथी की संस्कृत क्या रहेगी? गजः या फिर कुंजरः। ठीक है, संस्कृत में विसर्ग लगा दीजिए। षोडशः शब्द का अर्थ है 11, 14, 12 या फिर 16। तो षोडश का मतलब होता है 16। 11 की क्या रहेगी? एकादश, 14 की चतुर्दश और 12 की द्वादश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिन शब्द में विभक्ति एवं वचन है। अस्मिन, तो अस्मिन जो है एक आपका शब्द होता है इदम। इदम का मतलब होता है यह। इसके शब्द रूप मैंने आपको करवाए नहीं है। मैंने किसके करवाए थे? तत् के। और तत् का मतलब होता है वह। जैसे तत् के होते हैं वैसे इदम के चलते हैं। ठीक है, तत् में अगर आपको पुल्लिंग के रूप याद हो तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तत् में पुल्लिंग का एक वचन अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो आएगी सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। तस्मिन, अस्मिन सेम है। कहाँ मिला? 7वें नंबर पर, यानी कि सप्तमी विभक्ति है। वचन कौन सा है? एक वचन। तो अस्मिन शब्द में कौन सी विभक्ति रहेगी? सप्तमी विभक्ति, एक वचन। नेक्स्ट है भव शब्द रूप है। भव, भू धातु उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन, भू धातु उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, भू धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। अगर आपको पठ के शब्द रूप याद है तो आप तुरंत बना लोगे। पठ धातु के लोट लकार के कैसे चलते हैं? लोट लकार में। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। अब देखिएगा पठ कहाँ पर आया, ऐसे भूखे चलेंगे। भवतु भवताम, भवन्तु, भव भवतम, भवत भवानी, भवाव भवाम। पठ यहाँ पर है और यहीं पर क्या होगा? भव। तो बताइए भव में कौन सा पुरुष है आपका? मध्यम पुरुष। कौन सा वचन है? एक वचन। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। पठ धातु के शब्द रूप पांचों लकारों में आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सेमेस्टर में केवल 2 ही लकार हैं, पर क्वेश्चन आपका पांचों लकारों से पूछा जाता है। तो वहाँ एग्जाम में आप ये नहीं बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है अब हम लिखेंगे ही नहीं। नहीं लिखोगे तो नंबर चला जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए पांचों लकारों के शब्द धातु रूप अच्छे से तैयार करो। 5th क्वेश्चन है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है भानु, मधु, विष्णु या फिर अनु। तो देखो भानु और विष्णु दोनों ही उकारांत के पुल्लिंग हैं। मधु और अनु दोनों ही नपुंसक लिंग शब्द हैं। तो आपका उत्तर ए और सी दोनों ही यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय। उम्मीद है यहाँ पर आपके 5 के 5 MCQ सही रहे होंगे। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट पर। निम्नलिखित पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए। गधा, तोता, मछली, बकरी। फटाफट से इन चारों की संस्कृत बताओ। गधे की संस्कृत होती है गर्दभः, तोते की शुकः या फिर आप कीरः भी लिख सकते हैं। कीरा मीन्स भी तोता ही होता है। मछली की मत्स्यः और बकरी की अजा। अगर यहाँ बकरा आ जाए तो आपको मात्रा न लगा के विसर्ग लगा देनी है, अजह हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मुनिभिः शब्द किस विभक्ति और वचन है? मुनिभिः, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जब आपको भी मिल जाए तो उसमें कौन सा विभक्ति होती है और कौन सा वचन होता है। जैसे मुनिभिः, हरिभिः, गुरुभिः, नदीभिः, धेनुभिः, भी सब में आएगा तो कौन सी विभक्ति है? तब आपकी उस कंडीशन में होती है तृतीया विभक्ति
और कौन सा वचन, तो बहुवचन। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि मुनिभि शब्द में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। क्लियर। युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? युष्मद के शब्द रूप याद कर लो और अस्मद के, ये दो ऐसे सर्वनाम है जिनके शब्द रूप काफ़ी रिपीट होते हैं आपके। तो देखिए बहुवचन युष्मभ्यम का युष्मद शब्द का जब आप बहुवचन की लाइन पढ़ोगे, यूयम युष्मान युष्माभिः, युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। युष्मभ्यम कहाँ आया? चौथे नंबर पर। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, यूयम युष्मान युष्माभि, युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु, चौथे नंबर पे आया और बहुवचन की लाइन पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो रहेगा कौन सी विभक्ति रहेगी इसमें? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। देखिए कैसे लिखोगे उत्तर, तो इस प्रकार से ही लिखना, मुनिभि शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन में है और युष्मभ्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। देखिए मैं थोड़ा फास्ट कर ले रही हूँ क्योंकि आदत मेरी पड़ी हुई है। आप लोग को थोड़ा टाइम लग रहा हो तो परेशान नहीं हो, आप लोग पहले एक वचन की लाइन पढ़ के चेक करो, मिल जाए तो ठीक है, फिर द्विवचन से चेक करो, अगर वहाँ मिले तो ठीक, उसके बाद जाके बहुवचन पे चेक कर लो। ये सब आपको करना पड़ेगा और शब्द रूप तो याद करने ही पड़ेंगे। जहाँ ट्रिक लगनी थी वहाँ मैंने आपको बता दी है, वहाँ से आप उनको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। संस्कृत में जो है वो 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब होता है कोई अन्य जिसके बारे में बात हम करते हैं, जैसे कि वह। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला यानी कि श्रोता, इसमें आता है तुम या फिर आप। उत्तम पुरुष होता है जो बोलता है यानी कि वक्ता, जैसे कि मैं या फिर हम, इसके अंतर्गत आएंगे। 10th क्वेश्चन है, न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरः, इस वाक्य का संस्कृत में अर्थ लिखिए। एक सूक्ति 1 नंबर की आनी ही आनी है, हर बार पूछी गई है, तो सूक्ति श्लोक अच्छे से याद कर लो। एक क्लास मैंने आपकी करवाई हुई है, वहाँ से इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ और श्लोकों के अर्थ एक बार सिर्फ पढ़ लो, फिर तो आप बना करके लिख लोगे। देखिए क्या अर्थ रहेगा, न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरः का मतलब क्या है? वीर पुरुष या धीर पुरुष न्याय के पथ पर, न्यायात पथम, न्याय के पथ से, प्रविचलन यानी कि कभी विचलित नहीं होते, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो उस पथ पर चलते ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। संस्कृत में आपके 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। और हम कितने लकार के बारे में पढ़ते हैं? 5 लकारों को हम पढ़ते हैं। आप चाहे किसी भी 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए किसी के लिए भी तैयारी करोगे तो आप इन 5 लकारों को ही पढ़ोगे। 10 लकार वैसे हैं कौन कौन से? तो लट, रिट, लंग, लुंग, लिट, लोट, विधिलिंग, लुट, आशीलिंग और लुड़िंग, ये आपके हैं 10 लकार। इनमें से कौन कौन से पढ़ते हैं हम? तो एक पढ़ते हैं लट लकार, जो किसको बताता है? वर्तमान काल को। नेक्स्ट लिट लकार जो भूतकाल भविष्य काल को बताता है। इसके आगे लिखते चल रहे हैं, ठीक है। ये भविष्य के लिए है, ये वर्तमान काल के लिए है। ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा लकार किसको रिप्रेजेंट करता है। लंग लकार होता है भूतकाल के लिए। इसके बाद आता है लोट लकार, ये होता है आज्ञावाचक वाक्यों के लिए। नेक्स्ट आता है आपका विधिलिंग लकार, ये होता है चाहिए अर्थ के लिए, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे सोना चाहिए, जब ऐसे वाक्य होंगे तब वहाँ पर लगेगा विधिलिंग। आपके सभी अति लघुत्तरी और MCQ कंप्लीट हुए, उम्मीद है आपके सभी सही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। जस्ट अभी मैंने पठ धातु के आपको बताए थे, सेम वैसे ही लिख धातु के लिखने हैं। देखिए कैसे चलेगा, पठ के कैसे चलते थे, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम। लिख के सेम वैसे ही चलने हैं, लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखान लिखाव लिखाम। हलंत का ज़रूर ध्यान रखना कि कहाँ पर हलंत आ रही है। यही क्या है, छोटी छोटी मिस्टेक संस्कृत में हो जाती हैं, विसर्ग की और हलंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। षड दोषाः पुरुषेणे हातव्या मुमुक्षुता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये श्लोक क्या कहता है? षड दोषा, 6 दोष,
पुरुषे हेड हातव्या भूतमिच्छता, एक ऐसा पुरुष जिसको जीवन में उन्नति चाहिए। इच्छता मीन्स इच्छा है जिसकी उन्नति की, उसको 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं? एक है नींद, दूसरा है तंद्रा यानी कि ऊँघना, तीसरा है डर, चौथा है क्रोध, पांचवा है आलस्य और छठा है दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता का मतलब होता है कि कोई काम अगर जल्दी हो रहा है तो उसको देर तक करने की आदत जिनमें होती है ना, कि कोई काम जल्दी खत्म हो जाए उसको भी वो खींचे जा रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो ये आदत कहलाती है दीर्घसूत्रता। तो जिसको जीवन में उन्नति चाहिए वो इन 6 दोषों का त्याग कर दे। देखिए एग्जाम में इस प्रकार से अर्थ लिखना है। ऐश्वर्य व उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता यानी कि जल्दी हो जाने वाले कामों में अधिक समय लगाने की आदत, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। षड्दोषा यानी कि 6 दोष। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। चलिए इनके अनुवाद करिए। यह घर से विद्यालय जाता है। अनुवाद करते टाइम आपको ध्यान रखना है कर्ता का। जिस पुरुष वचन का कर्ता उसी पुरुष वचन की क्रिया लगा देना। इसके बाद आपको ध्यान रखने होंगे कारक। ठीक है, जहाँ जो कारक आ रहा है उससे संबंधित जो भी विभक्ति है उस विभक्ति को पकड़ के आपको उस शब्द की संस्कृत लिख देनी होती है। ये आपको 2 पॉइंट तो ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से इनकी संस्कृत बनाओ। यह घर से विद्यालय जाता है, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, लड़के मैदान में खेलते हैं, राम रामपुर में रहता है। फटाफट से इनकी संस्कृत बताइए। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगी। यह घर से विद्यालय जाता है तो यह की संस्कृत होती है अयम। ध्यान रखना, चाहे नोट कर लो, अयम। ये प्रथम पुरुष एक वचन का ही आपका है अयम, तो यह के लिए लग जाएगी अयम। घर से अलग हुआ है और जब कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर लगती है पंचमी विभक्ति। राम का पंचमी रामात, घर का पंचमी क्या हो जाएगा? गृहात। ठीक है, तो अयम गृहात विद्यालय की विद्यालयम जाता है, लट लकार का वाक्य था इसीलिए अयम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लग जाएगी क्रिया। क्या लगेगी? गच्छति। तो वाक्य बनेगा अयम गृहात विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। तुम दोनों, त्वम युवाम यूयम, तो तुम दोनों की लग गई युवाम, संस्कृत की हो जाएगी संस्कृतम, पढ़ते हो। अगर पठ धातु के लट लकार के रूप याद होंगे तो आप तुरंत बना लोगे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत। युवाम कहाँ पर आता है? यहाँ त्वम युवाम, यहाँ पर, तो युवाम की वजह से यहाँ पर पढ़ते हो के लिए क्या लगाएंगे? पठथा। तो आपका वाक्य बनेगा युवाम संस्कृतम पठथा। नेक्स्ट है लड़के मैदान में खेलते हैं। लड़के, देखो एक राम के शब्द रूप सभी को याद है ना, रामः, रामौ, रामः, बालकः, बालकौ, बालकः, तो लग जाएगी यहाँ पर बालकः। मैदान में पे पर किसका चिन्ह है? सप्तमी विभक्ति का, इसी का ही तो है अधिकरण में पे पर। सप्तमी में राम का होता है रामे, इसी कारण से मैदान की संस्कृत हो जाएगी क्रीडा क्षेत्रे। क्रीडा मीन्स खेलना, क्षेत्र मीन्स एरिया, तो क्रीडा क्षेत्रे। और खेलते हैं तो देखिए शब्द रूप यहाँ पर पठति, पठता, पठन्ति। एक होगा तो पठति, 2 होंगे तो पठता, कई सारे होंगे तो पठन्ति। बालक यहाँ कई सारे थे इसीलिए लग गया क्रीडन्ति। और वाक्य बना बालका क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। राम रामपुर में रहता है, तो राम की लग गई रामः, रामपुर में पे पर सप्तमी विभक्ति, रामे, रामपुर की क्या बनेगी? रामपुरे। और रहने के लिए वस धातु होती है आपकी, तो आप उसी हिसाब से रूप बना लो, वसति, वसता, वसंती। तो राम एक है तो यहाँ पर लग जाएगा वसति। तो वाक्य बनेगा रामः रामपुरे वसति। ये सब साइड का वर्क था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 15 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। खगः, कुंजरः, दाड़िमः, गोधूमः, सरसजिम, नकुलः, पिपीलिका, अश्वत्था। इन सभी शब्दों की हिंदी फटाफट से बताइए। देखिएगा, खगः मीन्स होता है पक्षी, कुंजरा मीन्स हाथी, आपको मैंने स्टार्टिंग में कुंजर शब्द बोला भी था। दाड़िमा मीन्स अनार, गोधूम मीन्स गेहूँ, सरसजिम मीन्स कमल, नकुला मीन्स नेवला, पिपीलिका मीन्स होती है चींटी, अश्वत्था मीन्स होता है पीपल।
अश्वत्थ भी आपका रिपीट हुआ है, पिपीलिका भी रिपीट हुआ है, गोधूम भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और कुंजरा ये भी रिपीट हो रहा है। तो इनको आपको यहाँ से जब भी आप प्रीवियस से पेपर लगा रहे होंगे तो आपको ये चीज़ आप एनालाइज कर पा रहे होंगे कि देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं बात कर रही हूँ, अगर आप MCQ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो तो आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर पे खास फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 19 तक की संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। 11 की संस्कृत होती है एकादश, 12 की द्वादश, 13 की त्रयोदश, 14 की चतुर्दश, 15 की पंचदश, 16 की षोडश, 17 की सप्तदश, 18 की अष्टादश, 19 की नवदश या फिर एकोनविंशति। एकोनविंशति बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ऐसे याद रखिए, एकोन मतलब एक कम, किस में, 20 में, क्या बन जाएगा, 19। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है, रिपीट करने का तरीका क्या है, कभी पूछ लेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है, कभी पूछ लेंगे दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है, या फिर ऑडियो क्लिप की क्या उपयोगिता है, श्रव्य सामग्री की क्या उपयोगिता है। सब में एक ही पॉइंट आपको लिखनी है। अच्छे से तैयार कर लो इन 5-6 पॉइंट्स को, वही सब में लिख देना। देखिए संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व, क्या महत्व है, छात्रों को सक्रिय रखने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, छात्रों को सरलता पूर्वक व रोचक तरीके से सिखाने में इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। जब हम सिखाते हैं बच्चों को तो आसान शब्दों में, आसान तरीके से बच्चों को हम सिखाते हुए चलते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से। सेम ऑडियो क्लिप में भी यही होता है। छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च व स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ हम वीडियो क्लिप के माध्यम से उनको दिखाएंगे, सिखाएंगे, वो उनको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। आपने भी देखा होगा जब आपको प्रोजेक्टर पर या किसी और चीज़ पर जो चीज़ दिखा करके याद करवाई जाती है या पढ़ाई जाती है तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो यही एक फ़ायदा रहता है इससे। छात्रों की विषय वस्तु में रुचि जागृत करने में भी ये महत्वपूर्ण है। जब कोई ऐसा टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, तो वहाँ पर आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप प्रेजेंटेशन टाइप का बना दीजिए, प्रोजेक्टर पर चला दीजिए, तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको जब देखेंगे तो उनकी रुचि भी उसमें जागृत होती है। उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में, पाठ्य वस्तु को सजीव रूप से प्रदर्शित करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आपका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। संस्कृत में जो है वो 7 विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है। कारक की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कौन कौन से कारक नहीं है, तो एक आपका संबंध कारक नहीं होता और दूसरा संबोधन कारक नहीं होता। संस्कृत में ये 2 कारक होते नहीं हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं, अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे तो हिंदी में कारकों की संख्या है 8। संस्कृत में कारक कितने, तो संस्कृत में 6 कारक हैं। विभक्तियाँ कितनी हैं, तो 7 विभक्तियाँ हैं। चिन्ह भी यहाँ पर दर्शाना था तो कैसे देखेंगे, प्रथमा विभक्ति चिन्ह होता है ने, द्वितीय विभक्ति चिन्ह होता है को, तृतीया का से या के द्वारा, चतुर्थी का के लिए, पंचमी का से अलग होने पर, षष्ठी का काकी के और सप्तमी का मेपे पर। कारक के साथ में एक बार इनको ज़रूर याद करना, कैसे करके, प्रथमा कर्ता ने, तो कारक यहाँ कौन सा है, कर्ता, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से या के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के नानी ने, और सप्तमी अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो अरे। ये संबंध कारक में काउंट यहाँ उसमें नहीं होगा। जब आपसे पूछे कोई क्वेश्चन कि संस्कृत में कितने कारक हैं तो 6 कारक है, कितनी विभक्तियाँ हैं तो 7 विभक्तियाँ हैं। क्लियर, यहीं पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में। मैराथन क्लास जल्दी ही मैं आपकी शुरू करूँगी। अभी समय नहीं मिल पा रहा, आपको पता है सुबह जाना रहता है और फिर थोड़ा आने में देर हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए तो जल्दी ही मैं आपकी क्लास मैराथन कल से प्रयास रहेगा कि मैं स्टार्ट कर दूँ। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।